नवंबर 17, 1906 का दिन कई लोगों के लिए एक आम दिन था और इसी दिन में एक गरीब लोहार के घर एक बच्चे ने भी जन्म लिया था। इस बच्चे का नाम रखा गया था सोचाइरो होंडा और किसको पता था आने वाले वक्त में वो नाम हमें हर छोटे बड़े गाड़ी में दिखने को मिलेगा। ये कहानी है एक गरीब जापानीज लड़के की जो बच्चों के देखभाल करने से लेकर होंडा मोटर्स जैसे मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड बनाने तक का सफर तय किया। जापान के माउंट फुजी के करीब एक छोटे से गरीब गांव में सोचाइरो होंडा का जन्म हुआ। गरीबी के कारण होंडा के पिता लोहार होने के साथ साथ साइकिल रिपेयर का भी काम करता था। बचपन में ही होंडा अपने 5 भाई बहनों को भी जानलेवा बीमारी के कारण खो दिया। होंडा का उम्र 8 साल ही था जब एक दिन उन्होंने अपने गली में एक अजीब आवाज सुना। वो आवाज थी फोर्ड मॉडल टी की और इस दिन पहली बार होंडा ने 4 पहियों में चलने वाले एक मशीन को देखा था। यही वो वक्त था जो उनके जीवन में एक ऐसा रंग भर गया जो होंडा के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके माँ बाप को होंडा से बहुत ही उम्मीदें थी, लेकिन होंडा को तो पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं था, पर उसे हर तरह के इंजिन्स और मोटर पे रुचि थी और इसी रुचि के कारण वो अपने पिता का साइकिल रिपेयर के काम में भी मदद करता था। साल 1922 में होंडा एक मैगजीन के ऐड में एक ऑटोमोबाइल सर्विसिंग कंपनी का ऐड देखा और 800 नामी इस ऑटोमोबाइल कंपनी को होंडा ने जॉब के लिए लेटर लिखा और किस्मत से उन्हें एक पॉजिटिव रिप्लाई भी मिला। और यही वो वक्त था जब होंडा घर और स्कूल छोड़कर अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाया और टोक्यो के लिए निकल पड़ा। पर 800 जिस सपने के लिए गया था वो सपना होंडा को टूटता हुआ दिखा जब कंपनी के मालिक होंडा को सफाई के काम दिया और अपने बच्चों का बेबीसिटिंग पर लगा दिया। लेकिन बेचारा होंडा इस जॉब को मना करके वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि उन्हें अपने घर लौटकर अपने माँ बाप से सामना करने से शर्म आई और वो कई समय तक ना चाहते हुए भी ये काम करने पे मजबूर रहा। देखते ही देखते कुछ महीना बीत गया और 800 का काम अब बढ़ रहा था और होंडा को धीरे धीरे वर्कशॉप का काम भी मिलने लगा। होंडा को तो शुरू से ही इस काम में दिलचस्पी थी, इसीलिए चंद महीनों में ही वो कंपनी का एक काबिल मैकेनिक बन गया। होंडा का ये टैलेंट मालिक का ध्यान खींचा और मालिक ने ये फैसला किया कंपनी का मैकेनिकल वर्क के साथ साथ होंडा को कंपनी के बिजनेस के नॉलेज भी देना चाहिए। अपने काम के थ्रू होंडा जल्दी ही अलग अलग कार्स और मैकेनिकल पार्ट्स को जानने लगा। इसी दौरान 800 वर्कशॉप में यूज्ड इंजन को इस्तेमाल करके 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई गई। पहला था आर्ट डेमलर और दूसरा कर्टिस, जो जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में पहला पोजीशन भी हासिल की। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, पर इस रेस में वो ड्राइवर के साथ एक इंजीनियर के रूप में भी बैठा था और यही वो रेस था जो 17 साल के होंडा के अंदर मोटर स्पोर्ट्स का आग जलाया। अगले कई सालों तक वो 800 में अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता रहा। 1928 में 800 ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का फैसला किया और हमामत्सु में एक नया ब्रांच खोला और वहां पे अपने सबसे काबिल लड़का होंडा को वो ब्रांच चलाने के लिए भेज दिया। होंडा अपने काबिलियत से इस नए ब्रांच को 2 साल में ही एक स्टाफ से लेकर 30 लोगों के स्टाफ तक पहुंचा दिया और देखते ही देखते ब्रांच काफी तेजी से बढ़ गया। होंडा अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक होने के साथ साथ एक रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था और अपने नॉलेज और एक्सीलेंस को यूज करते हुए एक ऐसा स्पोर्ट्स कार बनाई जो 120 किलोमीटर पर आवर का स्पीड भी पकड़ सकती थी, जो जापान के उस वक्त का सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिया और अगले 20 सालों तक ये रिकॉर्ड नंबर 1 पोजीशन पे बरकरार रहा। होंडा उस वक्त अपने पीक पे था, लेकिन उसका किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और जून 1936 में रेसिंग करते वक्त होंडा का एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसका लेफ्ट आर्म टूट गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और चेहरे पर कई जख्म आ चुके थे। होंडा अपनी जिंदगी को खत्म होता हुआ देख रहा था। अब होंडा ना ही मैकेनिकल काम कर सकता था, ना ही रेस पे हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बेड रेस्ट के बाद उन्होंने 800 के मालिक से रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना वो अब कार पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करे और इसी विजन के लिए उन्होंने एक अलग कंपनी बनाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन 800 कंपनी के शेयर होल्डर्स नया काम के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता था और रिपेयर शॉप से आने वाले मुनाफा देखते हुए होंडा का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। पर होंडा पीछे हटने वालों में से नहीं था, इसलिए होंडा अपने अलग कंपनी खोलने का फैसला किया जो कि पिस्टन रिंग बनाने का कंपनी थी। 1936 में अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हेवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त चिचाइरो काटो को कंपनी का प्रेसिडेंट भी बना दिया। लेकिन कंपनी चलाने के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है वो भी होंडा के पास नहीं था। सो एक ही ऑप्शन था, वो दिन भर 800 पे काम करता था और रात में अपने कंपनी के लिए पिस्टन रिसर्च एंड डिजाइन करने का कोशिश कर। कई महीने ऐसे ही चलने के बाद थकान और कम सोने का असर अब होंडा के शरीर पे दिख रहा था। उनका वजन बहुत ही कम हो गया था
पर दूसरी तरफ कामयाबी का कोई उम्मीद भी दिख नहीं रहा था। पर होंडा हार न मानते हुए मेटलर्जी में महारत हासिल करने का ठान ली और 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार वो पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। अब वक्त था आर्ट सुकाई के जॉब को छोड़ने का और होंडा अब फुल टाइम पिस्टन बनाने लगा। पर अभी भी पिस्टन में बहुत ही फॉल्ट था, ये उनको मालूम नहीं था। उन्होंने टोयोटा कंपनी से कांटेक्ट किया और 50 पिस्टन सबमिट किया, लेकिन सिर्फ 3 ही टोयोटा के क्वालिटी स्टैंडर्ड पार कर पाए। ये खबर मानो होंडा के पैरों तले जमीन खींच लिया, क्योंकि अभी होंडा के पास कोई भी प्लान भी नहीं था। पर होंडा भी जिद्दी था। उन्होंने हार न मानते हुए विभिन्न कंपनी का रिक्वायरमेंट समझने के लिए पूरे जापान के अलग अलग कंपनीज का चक्कर लगाता रहा और अपने मैन्युफैक्चरिंग पिस्टन रिंग के ज्ञान को भी सुधारा। अब उनके पिस्टन ग्रेजुअली क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहे थे। इस बार परिणाम अद्भुत था। ना कि उनके पिस्टन क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट किया, बल्कि पूरे देश से ऑर्डर आने लगा। सिर्फ ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए कंपनी का स्ट्रेंथ अब 2000 वर्कर्स का हो गया था। पर होंडा का ये गोल्डन टाइम सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए था, ये किसको मालूम था। – 1941 में जापान में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। गवर्नमेंट ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें से एक कंपनी होंडा का भी था और होंडा को उनके ही कंपनी में सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। पर फिर भी अगले 3 साल चीजें जैसे तैसे चल ही रहा। लेकिन 1944 का एक कांड हुआ जो होंडा के ड्रीम पे आग लगा दिया। एयर रेड के वक्त एक मिसाइल सीधे होंडा के फैक्ट्री पे आ गया और पूरे फैक्ट्री को तहस नहस कर दिया। जापान का हालत भी बद से बदतर हो रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक हुआ जो जापान का कमर ही तोड़ डाला। जापानीज आर्मी सरेंडर कर लिया, जंग खत्म हो गया था और इस जंग में बहुतों के साथ साथ होंडा ने भी अपना सब कुछ खो बैठा था। टोयोटा ने होंडा से उसका बचा कुछ एसेट 45,000 यान में खरीद लिया। ये वक्त ऐसा था जब हालात सबके लिए बहुत ही खराब था। महंगाई आसमान छू रही थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा था महंगाई की वजह से। इसी दौरान होंडा का ध्यान गया जापानीज आर्मी का एक जनरेटर इंजन पे। ये इंजन उन्हें प्रभावित किया और अपने आदत से मजबूर होंडा ने सोचा क्या होगा अगर ये इंजन एक बाइसाइकिल पे अटैच कर दे। ये कोई नया इन्वेंशन नहीं था, पर होंडा ने समझा जापान को सस्ती और अवेलेबल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है और ये सोच लेके 1946 में होंडा अपने पुराने गोदाम को यूज करके होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू किया। वहाँ 12 वर्कर्स के साथ कुछ इंजिन्स और दूसरे स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करके एक मोटर बाइक को बनाया। ये मोटरसाइकिल तुरंत ही जनताओं को अपने तरफ आकर्षित किया और अलग अलग भागों से ऑर्डर आने लगा। डिमांड देखते हुए होंडा ने जल्दी ही अपने इंजिन्स को और डेवलप करने का फैसला किया। 1947 का वो वक्त था जब उन्होंने ताइपे इंजन को बनाया और पहली बार होंडा का नाम एक मशीन पे लिखा गया था। होंडा मोटर कंपनी 1948 में स्थापित हुआ, जिसका फोकस था मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग। मार्केट में होंडा का नाम और ट्रस्ट भी बढ़ रहा था और साथ ही साथ डिमांड भी, और प्रोडक्शन बनाने के लिए फंडिंग का भी जरूरत था। इसलिए उन्होंने जापान के सारे 18,000 बाइसाइकिल ओनर्स को जापान के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हुए एक ओपन लेटर लिखा, जिसमें से 3,000 पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल गया। उन्होंने उन सबसे फंड रेज की जो फर्स्ट शिपमेंट के लिए चाहिए था। 1 साल बाद होंडा लॉन्च किया अपने पहले पूरी मोटरसाइकिल मॉडल टी, जो कुछ ही लोगों ने खरीदा क्योंकि मॉडल टी भारी था। और 3 साल और कोशिश करने के बाद उन्होंने बनाया दूसरी बाइक सुपर कप, और यही बाइक तुरंत लोकप्रिय हो गया, जो होंडा को एम्परर प्राइज भी दिलाया और फिर होंडा को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। 1960 तक होंडा दुनिया में सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन गई थी। 1968 तक होंडा 10 मिलियन मोटरसाइकिल्स बना चुका था। पर होंडा का वो सपना अभी भी अधूरा था जो उन्होंने 8 साल की उम्र में देखा, कार बनाने का सपना। जब होंडा ने कार मार्केट में कदम रखने का ऐलान किया तब ऑलरेडी मार्केट में निसान और टोयोटा का दबदबा था और कई लोग इस फैसले के खिलाफ खड़ा हुआ, पर होंडा किसी का एक भी ना सुना। 1963 में होंडा अपनी पहली कार लॉन्च की T360 और उसके बाद S500 स्पोर्ट्स कार। लेकिन अभी भी होंडा को पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी कार मार्केट में, सो कंपनी ने फोकस शिफ्ट किया और 1972 में होंडा सिविक को लॉन्च किया, जो ऑयल क्राइसिस के दौरान तेजी से पॉपुलैरिटी गेन किया। होंडा ने फ्यूल शॉर्टेज का सामना करने के लिए कंपाउंड वोर्टेक्स कंट्रोल्ड कॉम्बसन नामक एक टेक्निक का इनोवेशन किया। फिर आया होंडा एकॉर्ड,
जो शुरुआत में एक कॉम्पैक्ट हैचबैक था, वो बाद में बेस्ट सेलिंग सीडान बन गया। 80s के अंत तक होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी कार कंपनी थी और 10 सालों में ये सबको पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे बड़ी कार कंपनी बन गई। 1973 में सोचाइरो होंडा अपने कंपनी से रिटायरमेंट ले ली। डिस्पाइट सेटबैक्स, सोचाइरो होंडा का लीगेसी कार्स, मोटरसाइकिल्स, बोट इंजिन्स, प्लेन इंजिन्स और बहुत सारे पावर टूल्स में देखने को मिलती है। 5 अगस्त 1991 उनके जिंदगी का ये सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया, पर उनका नाम जैसे कि उन्होंने सोचा था हर छोटे बड़े गाड़ी में दिखने को मिल गया।